जब भी अपने लिए एक निवेश पोर्टफोलियो बनाते हैं तो अक्सर आपको ये सलाह बहुत आम मिलती होगी कि अपने पोर्टफोलियो को तमाम एसेट क्लासेस में आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। लेकिन क्या होता है ये डाइवर्सिफिकेशन का मकसद? एसेट क्लासेस की जब बात करते हैं तो किस तरह की एसेट क्लासेस की यहां पर बात हो रही है? अब ऐसे में धड़ाधड़ जो फंड हाउसेज हैं वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स लॉन्च भी कर रहे हैं। क्या आपको इस तरह के फंड्स की ओर तरजीह देनी चाहिए? अगर देनी भी चाहिए तो किस उद्देश्य के साथ देनी चाहिए? अच्छा, फंड के लिहाज से अगर डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है तो क्या पोर्टफोलियो में आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए? तमाम पेचीदगियां हैं जो हमें समझनी है। साथ ही वाइटो कैपिटल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसकी बारीकी भी अब हम समझेंगे। किस तरह के एसेट्स में ये निवेश करता है, किस एक्सपोजर के साथ निवेश करता है, बाजार के उतार चढ़ाव में इस तरह के फंड में पैसे लगा के आपको कहां फायदा होगा, इन सब पर बात करते हैं। हमारे साथ चिराग पटेल, गो हेड प्रोडक्ट एंड स्ट्रैटेजी वाइटो कैपिटल मेरे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आपके मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि ये जो कैटेगरी है इसकी बारीकियों में जाएं और एक के बाद एक आपकी एएमसीज नहीं, तमाम तरह की एएमसीज हम देख रहे हैं इस तरह के फंड्स को लॉन्च कर रही हैं। सवाल यहां पर यह है कि एक तो निवेशकों में इस तरह की जागरूकता डाइवर्सिफिकेशन को लेकर ऑलरेडी कम है, उसके बाद इस तरह के फंड्स को जब आप लॉन्च करते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है और किस तरह के एसेट्स की आप बात कर रहे हैं? चिराग, तो बेसिकली हमने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया था मई 2023 में। अभी हमारा एक और फंड भी चल रहा है, मल्टी कैप फंड। सो दोनों के फंड के नाम बहुत सिमिलर है, तो मैं आपको दोनों फंडों के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का क्या बेसिक उद्देश्य क्या है कि वो उसको मिनिमम 3 एसेट क्लास में। चिराग, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बात करेंगे। मेरे ख्याल से हमारा आज चर्चा का मुद्दा केवल वही है, तो उसी पर फोकस करते हैं। जी बताइए। सो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बेसिकली उसमें आपको हर एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होता है, जैसे कि इक्विटी हो गया, फिक्स्ड इनकम हो गया और गोल्ड हो गया। आपको मिनिमम 10% हर एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होता है। अब एक रिटेल निवेशक के साथ दिक्कत ये होती है कब कितनी कौन सी एसेट क्लास में कितना लगाए, कब वो ओवर वैल्यूड है, कब वो अंडर वैल्यूड है, व्हाट इज माय रिस्क एपेटाइट। तो उसके हिसाब से उसके लिए दिक्कत ये हो जाती है कि कब उसमें इन्वेस्ट करे, कब किस एसेट में पैसा बढ़ाए, कब किस एसेट में पैसा कम करे। तो बेसिक ये जो दुविधाएं होती है इसको दूर करे और उसका प्राइमरी उद्देश्य होता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे, राइट। तो जनरली प्रोडक्ट बनते कैसे हैं, आप पहले फोकस करते हो रिटर्न पे, राइट, और उसके बाद जो वॉलेटिलिटी होती है वो उसका बाई प्रोडक्ट होता है, तो उतना आपको वॉलेटिलिटी सहन करना होता है। मगर काफी सारे निवेशकों को ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए उनके कुछ पैसों पे, राइट। उनको क्या, उनके लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया रहता है कि मेरा पैसा कम नहीं होना चाहिए, चाहे बहुत ज्यादा बढ़े नहीं तो कोई बात नहीं। तो उनके लिए जो प्राइमरी गोल है वो रिस्क कंट्रोल करना होता है और सेकेंडरी गोल रिटर्न होता है, राइट। सो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को आप ऐसे डिजाइन कर सकते हो कि आप रिस्क कंट्रोल में करो बाय यूजिंग कोरिलेशन ऑफ वेरियस एसेट क्लास विच आर अवेलेबल, जैसे इक्विटी हो गया, फिक्स्ड इनकम हो गया, बुलियन मेटल्स हो गए, गोल्ड या सिल्वर, और आप इंटरनेशनल इक्विटी में भी पैसा लगा सकते हो। उसका एक जुडिशियरी मिक्स आपको करके एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने की कोशिश करते हैं इस फंड के जरिए। वाइटो के जो मल्टी एसेट फंड की हम बात करने वाले हैं, ये जो आपके पैसे लगाता है निवेशकों के, ये किन एसेट क्लासेस के तहत लगाता है? सो बेसिकली हमारा जो फंड है, हमने फंड कैसे बनाया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने रिस्क को मिनिमम रखने की कोशिश की है, राइट। तो जैसे कि 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड का जो रिस्क होता है, या उसको हम बोलते हैं एकदम प्रोफेशनल लैंग्वेज में वॉलेटिलिटी, वो पिछले 15-20 सालों में 7% जितनी रही है। जबकि आप इक्विटी की वॉलेटिलिटी देखोगे तो 25% के आसपास रही है, गोल्ड की वॉलेटिलिटी 15% के आसपास रही है। अब हाउ वी हैव डिजाइन दिस प्रोडक्ट कि आपका एक थ्रेशोल्ड वॉलेटिलिटी डिसाइड कर लिया कि इससे ज्यादा मुझे रिस्क नहीं चाहिए, राइट। तो वी कंबाइन द एसेट क्लास इन सच अ वे जिससे आपका रिस्क ना बढ़े, और उसके बाद सेकेंडरीली वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज द रिटर्न, जिसको बोलते हैं हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। जैसे कि आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू चूज 2 कलर्स लाइक इक्विटी एंड डेट, राइट, और चूज 2 कलर लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, तो आप ग्रे के बहुत सारे शेड्स बना सकते हो, बट यू कैन क्रिएट फर्दर कलर्स। बट इफ यू हैव 3 कलर्स यू कैन क्रिएट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, लाइक सो इफ यू हैव 3 डिफरेंट एसेट क्लास,
जिसका रिटर्न देने का जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। कभी इक्विटी ज्यादा रिटर्न देता है, कभी कभी कुछ इकोनॉमिक साइकिल में गोल्ड ज्यादा रिटर्न देता है, कभी कभी कुछ इकोनॉमिक साइकिल में फिक्स्ड इनकम बहुत बेहतरीन रहता है, और कभी इंटरनेशनल इक्विटी डोमेस्टिक इक्विटी को आउट परफॉर्म करती है, राइट। तो उसको कैसे मिश्रित किया जाए ताकि आपको एक डिजायर्ड आउटपुट मिले, राइट। तो यू कैन क्रिएट मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। यहां पे जो व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है उसका जो मेन प्राधान्य क्या है, एक कि रिस्क कम रखा जाए और उसके बाद रिटर्न को ऑप्टिमाइज किया जाए। तो इस तरह से हम ये प्रोडक्ट को चलाते हैं। जैसे कि अभी हमने जो मंथ एंड में इसका पोर्टफोलियो आप देखोगे तो उसमें हमने तकरीबन 27% डोमेस्टिक इक्विटी में रखा है, 8-9% हमने आर्बिट्रेज हेज पोजीशन है, जिससे हमारा जो ग्रॉस इक्विटी एक्सपोजर है 35% हो जाता है। तो इससे आपको क्या होता है, एक आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको कंटिन्यू रह सकता है अगर आप 3 साल की अवधि के लिए निवेशित रहो तो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज। दूसरा, इसमें हमने तकरीबन 21% के आसपास गोल्ड में पैसा लगाया है और बाकी का जो पैसा है तकरीबन 9% इंटरनेशनल इक्विटी में और बाकी का है हमारा डेट एलोकेशन है। सो दिस इज व्हाट इज द एसेट क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ आवर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज लाइक व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, ठीक है, आपके पास दो चीज होती है, आपका एक्सेलरेशन मतलब में इक्विटी, मगर आप हर एक टाइम एक्सेलरेट नहीं कर सकते, कभी कभी ट्रैफिक आएगा, रोड खराब होगा, राइट, टर्निंग आएंगे तो आपको ब्रेक लगानी पड़ती है। तो फिक्स्ड इनकम आपकी स्पीड को कैलिब्रेट करने में हेल्प करता है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि फिर भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले की गलती की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, जैसे कि सब प्राइम हो गया, कोविड हो गया, ऐसे टाइम पे गाड़ी में एयरबैग खुलनी चाहिए। तो जो गोल्ड है वो एयरबैग। तो चिराग, जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि इक्विटी और डेट यही दो कैटेगरीज हैं जिसके तहत आपका फंड पैसे लगाता है। कमोडिटीज या उसमें स्पेसिफिक सोने चांदी की मैं बात करूं तो इसमें आपकी तरजीह बिल्कुल भी नहीं है इस फंड के तहत? नहीं, इस फंड में हम गोल्ड में भी पैसा लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया तकरीबन 21% हमने गोल्ड में पैसा लगाया है इसमें, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द एसेट एलोकेशन ऑफ व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, राइट। तो जब गोल्ड का जो मुख्य ध्येय होता है, जब मार्केट में बहुत बड़े क्राइसिस आते हैं, जैसे सब प्राइम क्राइसिस हो गया, कोविड हो गया, तब कोई एसेट क्लास परफॉर्म नहीं कर पाती, तब गोल्ड परफॉर्म करता है। सो इट इज अ फंड विच इज डूइंग अ कॉम्बिनेशन बिटवीन इक्विटी, डेट, gold and international equity to give you a lesser volatility return as compared to an equity, purely equity product or a purely equity and debt kind of, जैसे बैलेंस एडवांटेज हो गए या अग्रेसिव हाइब्रिड हो गए, उसमें भी थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। जो व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है उसका जो वॉलेटिलिटी है उससे भी कम रह सकता है। अब मुझे ये बताइए किस तरह से जो है आप फंड की एलोकेशंस इक्विटी, डेट और सोने में बदलते हैं, और फिलहाल जो समीकरण है जो बनाया हुआ है, एक्सपोजर जो आपने बताया, वो किस तहत बना हुआ है, किन ट्रिगर्स और किन बातों को ध्यान में रखते हुए? तो जैसे कि इसको हम वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से चलाते हैं, तो हमने एक एसेट एलोकेशन हम मॉडल रन करते हैं जिसको हम इन हाउस एसेट एलोकेशन मॉडल बोलते हैं, जिससे हम डिसाइड करते हैं जैसे कि वैल्यूएशन के बेसिस पे इक्विटी और डेट का एलोकेशन क्या रहना चाहिए। तो उसके लिए पैरामीटर होता है जैसे कि प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ ओवरऑल इक्विटी मार्केट, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ इक्विटी मार्केट, बॉन्ड यील्ड, राइट, और अर्निंग यील्ड ऑफ इक्विटी। इससे हम डिसाइड करते हैं इक्विटी और डेट में आपको कितना लगाना चाहिए। दूसरा, हम उस मॉडल में यूज करते हैं डॉलर इंडेक्स एंड इक्विटी टू गोल्ड रेशियो, जिसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इक्विटी और गोल्ड में आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। और तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो डोमेस्टिक इक्विटी और इंटरनेशनल इक्विटी में कितना रिस्क प्रीमियम है या डिस्काउंट है। तो ये सारे मॉडल को हम कंबाइन करके एक फॉर्मूला पे आते हैं जो हमको ये बताता है कि आपको इक्विटी में कितना रखना है, आपको गोल्ड में कितना रखना है, आपको फिक्स्ड इनकम में कितना और आपको इंटरनेशनल इक्विटी में कितना रखना है। सो इट इज अ टोटली अ वैल्यूएशन ड्रिवन अप्रोच। ये बताइए चिराग कि फिलहाल जो इक्विटी में आपका एक्सपोजर है चिराग, वो अक्रॉस मार्केट कैप्स कितना है और कैसे है? सो बेसिकली हम इक्विटी में हमारा 27% है जिसको हम डोमेस्टिक इक्विटी बोलते हैं। वहां पे आउट ऑफ दिस 27% इक्विटी 70% is into large cap and 30% into small and mid caps. So this is how is the equity allocation. और 9% allocation हमारा इंटरनेशनल इक्विटी में भी है। तो चिराग अभी इतनी तेजी है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, इसके बावजूद कम क्यों रखा हुआ है आपने? यहाँ पर क्या मुनाफे की गाड़ी मिस नहीं कर दी आपके निवेशकों ने? सर वैसे तो देखा जाए तो जो बेंचमार्क होता है, ब्रॉडर बेंचमार्क फॉर इक्विटी विच इज BSE 500,
उसमें 22% ही स्मॉल एंड मिड कैप्स है, जबकि हमारे फंड में क्लोज टू 30% स्मॉल एंड मिड कैप है। और दूसरा, इस फंड का उद्देश्य ज्यादा रिटर्न देना नहीं है, इस फंड का सबसे प्राइमरी उद्देश्य है वो रिस्क कंट्रोल करना भी है। So that's why the fund is adequately invested between large cap and small and mid cap as per the risk appetite of the investor who is investing into this fund. अब ये बताइए, अगर किसी को अपना रिस्क कम ही करना हो पोर्टफोलियो में, तो वैसे भी इस तरह के फंड ने पिछले अगर कुछ समय में हम देखें तो कोई खास रिटर्न तो अर्जित नहीं किया है। अगर रिस्क मिटिगेट करने की बात है तो वो मैं पोर्टफोलियो लेवल पर डाइवर्सिफाई ना कर लूं, केवल एक ही फंड को डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से क्यों शामिल करूं? बहुत अच्छा सवाल है और उसका मैं आपको एक आंसर देता हूं कि अगर आप खुद ये असेट एलोकेशन करने जाओगे कि मैं कभी इक्विटी कम कर दूंगा, इक्विटी बढ़ा दूंगा, कभी लार्ज कैप बढ़ा दूंगा, कभी स्मॉल कैप बढ़ा दूंगा, कभी मैं गोल्ड में पैसा डालूंगा, गोल्ड से पैसा निकाल दूंगा, अब आप ये खुद करोगे तो पहले पास क्या किसी निवेशक के पास इसका कोई डिसिप्लिन फॉर्मूला है, कोई लॉजिकल रीजनिंग है, नंबर 1। दूसरा, जब भी आप खुद करते हो तो आपको टैक्स ऑब्लिगेशन आते हैं, राइट? आपको टैक्स भरना पड़ेगा, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, आपको एग्जिट लोड लग सकते हैं, राइट? बट जब ये आप म्यूचुअल फंड में करते हो तो आपको ये कुछ नहीं करना, जो फंड मैनेजर है वो आपके लिए ये कॉल लेगा, तो आपका जो टैक्स है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, वो एकदम मिनिमाइज हो जाता है। और टैक्स तो आपको अगर जब आप पैसा निकालो तब आपको भरना है। सो इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर से 3 years, within these 3 years, whatever transaction has been done, client investor don't have to pay any taxes on it. उसको तो जब खुद वो पैसा निकालता है तब टैक्स भरना पड़ता है, और अगर वो 3 साल के बाद निकालता है तो उसको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, राइट, विच इज नॉट इवन अवेलेबल इन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। सो पहला, ये खुद से करने के लिए क्या आपके पास उतनी जानकारी है, आपके पास उतने वैल्यूएशन मॉडल है, आपके पास उतना तकनीक है कि नहीं। दूसरा, वो कॉस्ट ऑप्टिमाइज, टैक्स ऑप्टिमाइज कर सकता है कि नहीं, तो ये दोनों के आंसर नहीं है। इसलिए ये फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत ही उपयुक्त है फॉर हिज ओवरऑल पोर्टफोलियो। चिराग पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से चर्चा की। तो चलिए, यहाँ पर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, हालांकि रणनीति के लिहाज से आपको अपने पोर्टफोलियो में कैसे शामिल करने चाहिए और इस फंड को लेकर बारीकियां क्या हैं वो हम हमारे दूसरे एक्सपर्ट से और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।